मित्रों, जय जय एमबीडी। आवाज आ रही तो हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। धन्यवाद लल्लन जी। मनोज जी, आपको भी धन्यवाद। आज की मीटिंग स्टार्ट की जाती है। 9:05 हो गए हैं, समय गंवाए बिना। आप सभी का आज की जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। गोवा टूर के अंतिम चरण में हम लोग आज इस जूम मीटिंग में मिल रहे हैं। आज शनिवार है, 25 तारीख। अब शनिवार शायद इस महीने में अब आएगा नहीं, और गोवा टूर क्लोज हो जाएगा। एक तरह से क्लोजिंग हो जाएगी उसकी। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम रुद्रशु मिश्रा है। लखनऊ में 43 सालों से रह रहा हूँ। वैसे मेरा मूल जनपद रायबरेली है। वहाँ गंगा नदी के किनारे एक हमारा गांव है। बहुत रूरल एरिया हुआ करता था, अब तो खैर काफ़ी डेवलप हो गया है, सारी सुविधाएं बढ़ गई हैं। लेकिन जब हम छोटे थे तो बहुत सारी असुविधाएं थी, दिक्कतें थी। उन्हीं के बीच में से हम निकल के आए। 11वीं पास करके 17 साल की उम्र में लखनऊ आ गए। दैनिक जागरण अखबार से शुरुआत की, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। एक खराब होती, एक बहुत खराब कह सकते हैं। क्योंकि बड़े भाई हमारे हाई स्कूल फेल होने के बाद बाहर चले गए। हम भी 11वां पास करके लखनऊ आ गए। इसी दरमियान वो कानपुर दिल्ली होते हुए लखनऊ आ गए थे हमारे बड़े भाई। दैनिक जागरण अखबार से 150 रुपए से सन 1980 में नौकरी शुरू की। ये सफर धीरे धीरे करते हुए दैनिक जागरण से नवभारत टाइम्स, नवभारत टाइम्स स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत से हिंदुस्तान। बीच में नवभारत टाइम्स में छटनी हुई, 92 लोग हटाए गए। उसका मुकदमा अभी भी पेंडिंग है लखनऊ बेंच में। उसमें 1-1 लाख रुपए की सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली। लेकिन 30 साल के बाद भी मुकदमा फाइनल नहीं हुआ, और बहुत सारे लोग परेशान हुए, अभी भी परेशान हैं। जिनके बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, थोड़ा बहुत कमाई उमाई करने लगे तो ठीक है। जिनके नहीं हो पाए, उनकी स्थितियां अभी भी खराब हैं। बहुत सारे लोग गुजर भी गए। तो ये प्राइवेट सेक्टर का एक ये दौर देखा हम लोगों ने। और 4-5 साल बहुत कठिन दौर से गुजारे, और किसी तरह से गुजारा हुआ। बच्चों की पढ़ाई नहीं रोकी, बच्चे पढ़ लिख गए। एक छोट जो भी हम लोगों हमसे संभव सा हमारी तरफ से वो पढ़ा लिखाया। बाकी अब उनको एक जॉब मिल गई है। तो ये हमारा एक अतीत रहा। हिंदुस्तान में ब्यूरो चीफ रहा सीतापुर श्रावस्ती में। एक वहाँ मान सम्मान मिला। जेएमबीडी से जहाँ तक जुड़ने का प्रश्न है, तो क्योंकि जो पिछली कंपनी थी जिसमें दद्दा जी, रमेश सर, पंकज सर थे, उसमें भी हमारी वाइफ की आईडी थी। उसमें भी थोड़ा बहुत काम करने का पंकज सर के साथ मौका मिला। दद्दा जी से भी भेंट होती थी, रमेश सर से भी भेंट होती थी। क्योंकि इनकी भी पिछली बैकग्राउंड कहीं ना कहीं अखबारी दुनिया से जुड़ी थी। अभी भी एक अखबार निकालते हैं वो, और एक्शन विचार नाम का अखबार उनका निकलता है। तो मैं भी चूंकि अखबार लाइन से जुड़ा था, तो स्वाभाविक है एक सेक्टर का आदमी दूसरे उसी सेक्टर का है तो स्वाभाविक है उससे लगाव बढ़ जाता है। और आईडी थी, काम करते थे। बाद में जब ये कंपनी बनी तो इसमें भी वाइफ की आईडी लगी। लेकिन काम करने का मौका पूरी तरह से 2021 में जब सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर हो गया, तो पंकज सर की प्रेरणा से, रमेश सर की और दद्दा जी की खास तौर से प्रेरणा से काम करने का अवसर मिला। धीरे धीरे काम बढ़ा, और अब पूरी तरह से जेएमबीडी ही कर रहा हूँ। शुरुआत में थोड़ा हिचक थी, क्योंकि जो हमें रिटायरमेंट के बाद पैसा वगैरह मिला था, फंड ग्रेच्युटी वगैरह मिला था, उसको हमने कुछ म्यूचुअल फंड, कुछ शेयर मार्केट में लगाया था। तो एक संकोच था कि कैसे करेंगे। लेकिन पंकज सर को हमने वादा किया
कि चलिए 2 दिन से शुरुआत करेंगे, शनिवार इतवार से, क्योंकि 2 दिन शेयर मार्केट होता नहीं है। वो 2 दिन से शुरुआत हुई और अब पूरी तरह से जेएमवीडी ही करता हूँ। अब जेएमवीडी करने का लाभ ये हुआ कि हमें जगह जगह जाने का मौका मिला, घूमने का मौका मिला, और अपने पुराने मित्रों से मिलने का मौका मिला, पुराने रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिला, नए नए संबंध लोगों से कायम हुए, रिश्ते कायम हुए। तो ये बहुत अच्छा मौका मिला हमें। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जब काम शुरू किया तो जो एक थी कि रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, बच्चे कहते थे कि आराम करो, बहुत साल नौकरी कर ली, छोटेपन से काम किया है, अब आराम करिए। लेकिन अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि मैं बैठ के घर में पड़ा रहूं, काम ना करूं। तो ये भी लगता था कि अभी से पड़ जाऊंगा तो बीमार ना हो जाऊं। फिर एक ये भी रहता है कि अगर सेल्फ डिपेंडेंट हैं आप, स्वाभाविक है, हम प्राइवेट सेक्टर में थे तो कोई बहुत बड़ी पेंशन नहीं है, 3,000 रुपए के आसपास पेंशन आती है, उसकी कोई आज के समय में वैल्यू नहीं है। लेकिन जो एक सिस्टम है उसी हिसाब से वैल्यू आती, प्रोविडेंट फंड कटता था, वो ईपीएफओ से एक पेंशन बनती है, उसी हिसाब से वो अपना होता है। बीच में पेंशन बढ़ाने की भी स्कीम चली, सरकार ने चलाई, लेकिन उसमें भी हमें पैसा जमा करना पड़ेगा तो वो पेंशन सरकार देगी। तो ऐसा कौन सा वो है कि हम पहले पैसा जमा करें तो उसका हम पेंशन लें। तो बहरहाल वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों का जो हाल है उसके बारे में बहुत बार हमने जिक्र किया, हर बार जिक्र करता हूँ कि जब एक बड़े संस्थान में इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि आप दिन में नौकरी करने जाते हो, आप हटा दिए जाते हो, कहा जाता है कि मानव लोग हटा दिए गए, एक सूचना लटका दी जाती है। तो एक छोटी छोटी जगहों पे उस दौर में तो एक यूनियनबाजी का दौर था, ट्रेड यूनियंस का दौर था, जब 1993 में ये घटना हुई। और अब तो चूंकि उपभोक्तावादी संस्कृति है, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा मतलब ये है कि आदमी अपने जो पैसा है उसी उसी में से इतनी सारी चीजें मैनेज करना चाहता है, करता है कि कुछ बचता नहीं है। तो वो बंध जाता है कि कहीं कोई आंदोलन कर सके, कहीं किसी से लड़ सके, सक्षम नहीं है। उस दौर में हमें याद है 89 में स्कूटर की एक स्कीम आई थी, बाइक की स्कीम आई थी, स्टेट बैंक से पहली बार लोन की योजना आई थी। और अपनी जो नवभारत टाइम्स में थे, वहाँ सभी ज्यादातर लोगों के पास, कुछ के पास थे वाहन, किसी के पास नहीं थे, सभी ने स्टेट बैंक के माध्यम से लोन लिया। और हमने भी एक प्रिया स्कूटर खरीदा 89 में। तो 89 में वो दौर था। तब जाके धीरे धीरे फिर लोगों के फिर लोन की, मकान के लोन की व्यवस्था हुई, उदारीकरण का दौर आया, सरकारों ने लोन देने की व्यवस्था की, भाई आप मकान के लिए लोन ले सकते हो, ये कर सकते हो। तो धीरे धीरे फिर मोटरसाइकिल के अलावा दूसरी चीजों के लोग ऑफर आने लगे कि ये भी आपको किस्त में मिल सकता है, ये भी आपको किस्त में मिल सकता है, फ्रिज मिल सकता है, टीवी मिल सकता है। तो ये जो उपभोक्तावादी संस्कृति धीरे धीरे बढ़ी, उसको हम ग्रोथ भी कह सकते हैं। उपभोक्ता जरूरी भी है, क्योंकि ग्रोथ के लिए जब उपभोक्ता जब सामान खरीदेगा नहीं तो देश तरक्की कैसे करेगा, प्रोडक्ट बिकेंगे कैसे, ये भी जरूरी था। लेकिन उससे एक आंदोलन का जो दौर था, जो एक विरोध का दौर था, जो एक लोग किसी गलत चीज का विरोध करते थे एक संगठन बना के, वो सारा धीरे धीरे खत्म होता चला गया। तो हम लोगों का तो संगठन बड़ा था तो तब भी हम लोग नहीं जीत पाए। यही बात मैं दोहराता हूँ कि जब एक संगठन, सशक्त संगठन, जिसने एक सुप्रीम कोर्ट से एक मुकदमा जीता, उसी की खींच में मैनेजमेंट ने अखबार बंद कर दिया। क्योंकि एक प्रतिष्ठा की बात होती है, कोई बड़ा पूंजीपति अगर किसी संगठन से हार जाए और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था में, तो उसको एक वो होता है कि नहीं अब बदला तो लेना है। तो बदला उन्होंने आगे चल के अखबार बंद कर दिया, जबकि अच्छा खासा अखबार चलता था। जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का केस हुआ तो बहुत पॉपुलर हुआ, नवभारत टाइम्स में हुआ। जो पुराने लोग होंगे जिन्होंने वो फोटो छपी देखी होंगी, उनको याद होगा कि उसकी कितनी डिमांड थी उस अखबार की, लेकिन बंद कर दिया गया एक बस खींच में कि हमें बदला लेना। तो वो एक
अलग दौर था, वो दौर हम लोगों ने झेला और बहुत बुरी तरह से झेला। फिर 1.5 साल स्वतंत्र भारत में, फिर 1998 से 2021 तक हिंदुस्तान में नौकरी मिली हमें, जॉब करने का मौका मिला। बताया हमने, एक ब्यूरो चीफ रहा, मान प्रतिष्ठा भी मिली। हिंदुस्तान में भी कुछ शुरुआत में टकराव हुआ, ट्रांसफर हो गया गोरखपुर, कई साथियों, किसी का गोंडा, किसी का बनारस। तो ये सब होता है जब बड़ी संस्था होती है, तो अपने वो तमाम सारे उनके जो अधिकारी होते हैं, ऊपर खुश करने के लिए, अपनी वाहवाही के लिए, अपनी तरक्की के लिए नीचे के लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं। तो वही सब होता रहता। खैर, ये तो अलग विषय है। और हमने अपना ये जो परिचय दिया, ये तो हो गया कि मैं क्या था, कैसे जेएमबीडी में शुरुआत हुई। आज उसी से मेरा एलटीएच हुआ, गोवा टूर हुआ, और गोवा सॉरी, पहले आगरा टूर हुआ, दिल्ली गया, तमाम सारे शहरों में घूमने का मौका मिला। पिछले दिनों तमाम सारे साथी जो हमारे पुराने दोस्त हैं कहते हैं अब तो बहुत भ्रमण कर रहे हो, पूछते हैं जब भी फोन आएगा तो पूछेंगे कहाँ हो। तो भाई स्वाभाविक है, क्योंकि बाहर रहता हूँ, फोटो सोशल मीडिया पे रहती, तो पूछते हैं कि भाई कहाँ हो। तो ये एक फर्क आया है जेएमबीडी में जुड़ने के बाद। और बहुत खुशी होती है कि मैं एक व्यस्त व्यक्ति हूँ। दद्दा जी ने हमें बोर्ड ऑफ मेंबर में स्थान दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दद्दा जी ने सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी जो कंपनी बनाई, एक लोगों के तरक्की के लिए, लोगों की ग्रोथ के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए, कि लोग असीमित पैसा कैसे कमाएं, लोग स्वस्थ कैसे रहें। एक प्रोडक्ट से शुरू करके आज जो 700 750 प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो ये एक उपलब्धि है। कोई भी कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट साथ साथ चला नहीं सकती है। करोड़ों रुपए लगता है एक दो प्रोडक्ट लॉन्च करने में, उनके रख रखाव में। नहीं सेल होते हैं तो फिर उनको वापस करना पड़ता है, नष्ट करना पड़ता है, तमाम सारी दिक्कतें होती हैं। तो एक आसान बात नहीं किसी कंपनी को चलाना, लेकिन दद्दा जी ने ऐसी ऐसी हिम्मत दिखाई, ऐसा अपने साथियों पंकज सर, रमेश सर और ओम सर, इन सब के माध्यम से, सहयोग से कंपनी को एक मूर्त रूप दिया। और इन सब के सहयोग से कंपनी धीरे धीरे ऐसी सही आगे बढ़ती गई। सबसे बड़ी बात है कि जो भी काम यहाँ होता है सारा ईमानदारी से होता है, और एक जो नियम कानून सरकार ने बनाए हैं, उनकी गाइडलाइन के आधार पे कंपनी आगे बढ़ रही है। और बहुत नंबर वन पे निश्चित रूप से ये कंपनी, एक समय ऐसा आएगा जब जेएमबीडी का बहुत ऊंचा स्थान होगा। जो आजकल दूसरी कंपनियों के नाम सुनते हैं, एक समय ऐसा आएगा जब जेएमबीडी ही का नाम पूरे देश में, वर्ल्ड में लिया जाएगा। अभी जो फिटसी का कार्यक्रम हुआ, उसमें दद्दा जी को विशेष जिम्मेदारी दी गई है। और आगे जो एनुअल फंक्शन होगा, उसके लिए भी विशेष तैयारी अभी से चल रही है। उसके लिए देखिए, दद्दा जी ने जो कंपनी का ऑफिस है नया, उसमें केबिन बनाने की व्यवस्था शुरू करा दी है। उस दिन बैठे थे तो चर्चा हुई, रमेश जी भी बैठे थे, पंकज जी भी थे। तो कहा कि बताया कि ये 4 केबिन बनेंगे, उसमें रमेश सर, पंकज सर और हमारा 3 लोगों का एक केबिन होगा। ओम सर का, अवतार सर का एक केबिन होगा, और उनका सीके सर का और जयराम जी का एक केबिन होगा। उधर अ, अमित सर का और मुकेश जी का एक केबिन होगा। इस तरह से 4 केबिन होंगे। और बहुत बड़ी तैयारी है, और आगे के लिए बहुत सारी रूपरेखा है, और वो समय समय पे डिस्क्लोज की जाएगी। और उन्हीं उसी दिन बताया दद्दा जी ने कि रमेश जी आज घोषणा करेंगे। मंगलवार का दिन था, उसी दिन मैं कंपनी गया था, तो रमेश सर ने उसकी घोषणा की। इसका बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत बहुत आभार है कंपनी, दद्दा जी ने हम जो बोर्ड मेंबर है उनको इतना मान सम्मान दे रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है जब एनिवर्सरी में लोग आएंगे लखनऊ, तो देखेंगे कुछ अलग ही माहौल होगा यहाँ पे कंपनी के दफ्तर में जब लोग पहुंचेंगे। तो बोर्ड मेंबर वहां जाके अपनी बैठक कर सकते हैं, अपने लोगों को बुला सकते हैं, वहां बैठक कर सकते हैं। इसके अलावा एक गोल मेज भी होगी, जहाँ पे बोर्ड मेंबर बैठक करेंगे, लोगों को भी बुला सकेंगे।
तमाम सारी सुविधाएं वहाँ पे डेवलप की जा रही हैं, और जो जो कंपनी की ग्रोथ का प्रतीक है। और इसके बाद हम पंकज सर, जो हमारे अपलाइन भी हैं, कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। वो भी कंपनी की ग्रोथ में लगातार अपना योगदान देते हैं। शुरुआत में कंपनी के, जब मैं सीतापुर पोस्टेड था, मैंने पिछली मीटिंगों में भी जिक्र किया इसका कि पंकज जी ही बैठे रहते थे वहाँ पे। कंपनी को चलाने के लिए झाड़ू भी लगानी होती थी, पूरा सारी कुछ फाइलें लिए हुए अपना सारा व्यवस्था देखते थे। तो बहुत संघर्ष हुआ है, सभी ने संघर्ष किया है। कोई एक दिन में, आज कंपनी की जो स्थिति है वो एक दिन में नहीं हुई, धीरे धीरे करते करते एक प्रोडक्ट से शुरू होके आज इतने प्रोडक्ट हुए हैं। और सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं, सभी ने काम किया है, किसी का कुछ कम है, किसी का कुछ ज़्यादा है। तो सभी का आभार हम व्यक्त करना चाहेंगे, क्योंकि उंगलियां सभी बराबर नहीं होती, लेकिन अगर एक उंगली कम हो जाए तो फिर पूरा हाथ पूरा नहीं कहलाता। तो इसलिए सभी का बराबर मान सम्मान है कंपनी में, और सभी का हम हृदय से स्वागत आभार व्यक्त करते हैं। पंकज जी का और आभार मैं इसलिए व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनका सहयोग हमें मिलता है, और जब भी लखनऊ रहते हैं तो साथ में चल के काम करते हैं, तो उससे हमें प्रेरणा मिलती, सीखने को मिलता, बहुत सारी चीजें, बारीकियां सीखने को मिलती हैं। कल भी सीतापुर जाने का कार्यक्रम है उनके साथ में। तो इसके बाद रमेश सर, जो अद्भुत प्रतिभा के धनी है, उनसे जब भी बात होती, बिल्कुल आ, मधुर आवाज में बात करते हैं, हंस के ही बात करें, चाहे आमने सामने बात हो, चाहे फोनिक वार्ता हो, लेकिन उनका जो बात व्यवहार है बिल्कुल अलग है। और उसी का जो कारण है, उन्हीं के ये प्रतिभा की वजह से जो यूपी में, पूर्वांचल और यूपी में, पश्चिमी यूपी में एक झंडा जेएमबीडी का बुलंद हो रहा है। जो टीमें वहाँ पे डेवलप हो रही, निश्चित रूप से वो बहुत उज्जवल भविष्य की ओर अपने जेएमबीडी परिवार को ले जाने वाली। और इसी तरह से जो ओम जी हैं, कंपनी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है कंपनी के प्रगति में। और वो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने सीखा है, कमांडो मीटिंग से बोलना सीखा है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे लोग से अपना बोलते हैं। दूसरी बात ये कि उसकी वजह से वो अवतार जी ने जो अपनी टीम डेवलप की और इतना बड़ा अपना नेटवर्क स्थापित किया, गुजरात में नेटवर्क स्थापित हुआ, उन सब के लिए हमें गर्व करना चाहिए। ओम सर ने बहुत मेहनत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि अ, इतने सारे लोग गोवा जा रहे हैं, उन सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जो भी लोग ओम जी की टीम से या बाकी सारे लोगों की जो टीम से गोवा टूर फाइनल करते हैं, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और उसमें बंगाल के भी लोग हैं, यूपी के भी लोग हैं, गुजरात के भी लोग हैं, ग्वालियर के भी हैं, पंजाब के तो खैर हैं ही। तो ये सारी टीमें अपना काम कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कई सारे लोग तो अपनी वाइफ और हस्बैंड के साथ भी जा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है और बहुत प्रशंसा की बात है। गुरु लाख पढ़ाए, लेकिन अगर शिष्य कुछ सीखना ही नहीं चाहते तो फिर गुरु की सारी मेहनत बेकार। तो ऐसे ही शिष्य हैं अवतार जी, ओम जी के। हालांकि बीच में मिले वो, पहले कोई दूसरे गुरु थे, बीच में मिले, लेकिन जब से मिले उन्होंने उनको निखारा। वो खुद भी प्रशंसा करते हैं, लगातार बहुत सारी प्रशंसा करते हैं उनकी। तो उन्होंने उनसे सीखा और उसको अपने में उतारा और टीम को आगे बढ़ाया, लगातार अपना लंबी लकीर खींची। और सदैव लकीर बड़ी ही करते हैं, और इसका हमने पहले ही हमारे मुंह से निकल गया था लकीर वाली बात, पिछले साल जुलाई में जो लखनऊ में मीटिंग थी कि
अवतार जी लंबी लकीर खींचने वाले व्यक्ति हैं, और वो लंबी लकीर लगातार बरकरार है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, और उन्होंने जो इतनी बड़ी टीम खड़ी की और इतने सारे लोग गोवा लेके जा रहे हैं, हमारी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद सीके जी का नाम मैं लेना चाहूंगा। सीके कुशवाहा जी लाजवाब लीडर हैं, और रमेश सर के नक्शे कदम पे चलते हैं। जिस हिसाब से रमेश जी बोलते हैं उसी हिसाब से सीके जी बोलते हैं। कभी कभी तो ये कंफ्यूजन होता है कि सीके जी बोल रहे हैं कि रमेश जी बोल रहे हैं। बिल्कुल हूबहू। तो एक तरह से ट्रू कॉपी कह सकते हैं। अ, तो रमेश सर के दिशा निर्देशन में सीके जी ने बहुत अच्छी टीम खड़ी की है, प्रयागराज में, सीधी में, और इधर पूर्वांचल में, इधर यहाँ तक कि बुंदेलखंड तक उनका भाग दौड़ रहती है। बांदा में भी आते हैं, कई सारी जगहों पे उनका काम है। तो बहुत अच्छा लगता है, और निश्चित रूप से उनकी टीम से भी बड़ी संख्या में लोग गोवा जाने वाले हैं। निश्चित संख्या तो हमें नहीं पता, कुछ लोगों के नाम आए हैं, लेकिन आखिरी दिन तक निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या होगी उनकी टीम से गोवा जाने वालों की। और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो ग्राउंड वर्क हो रहा है, बेसिक जो रिपर्चेज वाला काम हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हम इसको बार बार उद्धृत करते हैं, बार बार कहते हैं कि जो प्रयागराज की टीम कर रही है, रिपर्चेज पे ज्यादा फोकस है। ये बहुत अच्छा लगता है हमको। और इसके बाद मैं अमित जी का नाम लेना चाहूंगा। वो भी रमेश जी की अगुवाई में काम कर रहे हैं। अमित जी का भी काम लाजवाब है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो मीटिंग शुरू की थी वो बहुत खास थी। सुबह वाली मीटिंग, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था, लोगों को बहुत कुछ सीखा भी। और बीच में चूंकि ये क्लोजिंग थी गोवा की, ये टूर भी फाइनल करने थे, अपनी टीम को भी ले जाना था, तो ये सारी दिक्कतें थी। स्वाभाविक है, जब आदमी रोज मीटिंग देगा तो एक क्या बोलेगा, एक तैयारी करनी पड़ती, टाइम निकालना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। तो उसके लिए वो थोड़ा डिस्टरबेंस था, इस वजह से उन्होंने मीटिंग बंद की। लेकिन रमेश जी ने उस दिन कहा कि बहुत जल्दी मीटिंग शुरू होने वाली है। ये हम लोगों का सौभाग्य होगा कि अमित जी की मीटिंग शुरू, क्योंकि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हम लोगों की हेल्थ प्रोडक्ट वाली श्रृंखला है, और जो बीमारियां हैं उस पर हम हेल्थ प्रोडक्ट देते हैं। तो सभी को कुछ रटा रटाया नहीं रहता है, सीखना पड़ता है। बहुत सारे लोग सीख भी गए हैं, लेकिन सारी बीमारियों के बारे में नहीं पता रहता है। तो एक सहारा मिलता है अमित जी से, और जो बोलते हैं बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और उसको नोट भी किया है हमने भी, बहुत सारे साथियों ने भी नोट किया है। जब आगे मीटिंग चलेगी, उनका दोहराव होगा, तो एक उनका समय बचेगा। आगे भविष्य में हो सकता है लोग बात उस विषय पे ना करें, कोई दूसरा सब्जेक्ट पे उनसे चर्चा करें, नेटवर्क बढ़ाने के बारे में चर्चा करें, ना कि किसी बीमारी के बारे में पूछें। तो अमित सर की टीम से भी बहुत सारे लोग अ, गोवा टूर फाइनल कर रहे हैं। कुछ एक के नाम आए हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनकी भी टीम से बड़ी संख्या गोवा टूर अचीवरों की होगी। और हमारी तरफ से उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ में उनका निरंतर प्रयास चल रहा है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से उनको भी। और ऐसे ही मुकेश जी दिल्ली से हैं, वो भी लगातार अपने संघर्ष के साथ, पिछले जो संघर्ष रहे उनके भी, हमारी तरह से उनका भी काफी संघर्ष रहा। और उन्होंने इस संघर्षों के बाद भी कंपनी को नहीं छोड़ा, लगातार काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से वो भी बहुत आगे कंपनी को ले जाने में सक्षम है, ले जाएंगे। और उनका जो प्लान होता है, जो अपनी मीटिंग देते हैं, वो भी लाजवाब होती है। और बहुत अच्छा लगता है उनकी मीटिंग सुन के। और उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार। इसी क्रम में प्रयागराज से जो अपने बोर्ड ऑफ मेंबर है जयराम जी, चूंकि वो सीके जी की टीम से हैं, तो पूरी टीम से जो जो जा रहे हैं उनका तो परिवार ही पूरा जेएमबीडी में है। और बहुत अच्छा लगता है कि जिस हिसाब से वो काम करते हैं, जिस हिसाब से मीटिंग देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत गंभीरता से बातें करते हैं। तो उनकी टीम से, सीके जी उनकी टीम से, पूरी टीम से जो भी लोग गोवा जाने वाले हैं, सफल हुए हैं या सफल होने वाले हैं, क्योंकि 2-4 दिन है भी है, हमें लगता है 30 तारीख तक क्लोजिंग हो जाएगी।
तो तब तक निश्चित रूप से सारे नाम फाइनल हो जाएंगे और हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। तो इस सब के बाद मित्रों, हम अपने विषय पे आना चाहते हैं। आज का जो विषय है, होता क्या है, अक्सर हम लोग मीटिंग करते हैं लेकिन विषय से भटक जाते हैं। हम भी भटक जाते हैं, बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, मीटिंगें तो रोज ही होती हैं। अब दूसरी बातें बहुत ज्यादा होने लगती हैं, प्रशंसा होने लगती। मान लीजिए हम ही किसी एक व्यक्ति की प्रशंसा लेके बैठ जाए, मान लीजिए हमारे सीनियर पंकज जी ही, हम उन्हीं की प्रशंसा गाते रहे आधा घंटा 1 घंटा, तो कैसा लगेगा लोगों को? पंकज जी भी बोर हो जाएंगे सुनते सुनते कि कितनी हमारी प्रशंसा कर रहा है। तो विषय पे फोकस होना चाहिए। प्रशंसा हमारा अपना जो आ, ये बिजनेस है, प्रमोशन का ही है, लेकिन एक सीमा के अंदर ही अच्छा लगता है। जरूर से ज्यादा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा ना हो कि लोग कम मीटिंग छोड़ के चले जाएं। तो हमें एक संयत, एक दायरे में रह के प्रशंसा करनी चाहिए, दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो रमेश जी ने भी चर्चा की, बात की। तो मैं जब भी अब आगे बात करूंगा तो आधा घंटा अपने सब्जेक्ट पे चर्चा जरूर करूंगा। आधा घंटे में हम सारी बातें कर लेंगे, आधा घंटे अपने विषय पे जरूर बोलेंगे। तो विषय हमारा आज का जान ही रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बार बार दस्तक नहीं देती है। तो ये विषय है हमारा। तो इसकी एक शुरुआत हम छोटी 2 कहानियों से करना चाहते हैं। हो सकता है अपने जो साथी हैं उन्होंने ये कहानी सुनी हो, और न सुनी भी है तो कहानी तो बार बार सुनने में अच्छा लगता है। कोई भी कहानी जो बार बार आती है तो अच्छा लगता है। कहानी यूं है कि एक व्यक्ति सज्जन थे, तो उन्होंने एक मौका समझाने के लिए कि कोई मौके को कैसे पकड़ता है, कैसे छोड़ता है, यही बात समझाने के लिए उन्होंने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और एक बाउल, एक कटोरे में पानी लिया और उसमें एक मेढक डाल दिया। मेढक आराम से उसमें उछल कूद करता रहा, घूमता रहा, कोई दिक्कत उसको थी नहीं। पानी तो पानी में रहता ही है, मेढक उसको अच्छा लगता है पानी। तो उसने निकलने का प्रयास नहीं किया, मेढक ने, पानी से। फिर जो वो व्यक्ति था, बच्चों को समझाने के लिए उस कटोरे को गर्म करना शुरू किया, आग जलाई कटोरे के नीचे, और पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा। मेढक क्या था, मेढक जब पानी थोड़ा गर्म होने लगा तो भी उसने निकलने का प्रयास नहीं किया। उसी में अपने को समायोजित करने का प्रयास करने लगा, उसी में इधर उधर करने लगा। धीरे धीरे तापमान बढ़ता गया तो भी वो थोड़ा बढ़ा, तो उसने उछलने का प्रयास किया, कूदने का प्रयास किया कि मैं निकल जाऊं। लेकिन जब तक वो शुरुआत में जब पानी गर्म हो रहा तब नहीं प्रयास किया, जब ज्यादा गर्म हो गया तो वो उतना एक्टिव नहीं रह गया, उसकी उछाल काम नहीं कर रही थी, निकल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे करते करते वो जो पानी ज्यादा गर्म हो गया तो उसी में उसकी मौत हो गई, उस मेढक की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब मौका था उसके पास पानी से उछल के निकलने का तो वो निकला नहीं, वो उसको उसी में अपने को ढालने का प्रयास करने लगा। जब गर्म होने लगा, आग लग गई, तो उसने कोशिश की, लेकिन तब तक वो निष्क्रिय हो गया था, उसके अंग काम नहीं कर रहे थे, उतना उछाल नहीं मार पा रहा था। ऐसे ही होता है हमारे आसपास परिवेश में। बहुत सारे साथी 10,000, 20,000, 5,000 तक की नौकरियां करते हैं, 50,000 की नौकरी करते हैं। और जो हमने बात बात बताई उपभोक्तावादी की, उस सब में जकड़े हुए हैं। सभी के यहाँ किसी न किसी का लोन चल रहा है, किसी न किसी की समस्या चल रही, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, और घर का लोन चल रहा है, तमाम सारी समस्याएं, मोटरसाइकिल है तो उसका लोन चल रहा है, तमाम सारी समस्याएं उन्हीं में वो समायोजित करने के चक्कर में तड़पता रहता है। लेकिन कोई दूसरा काम शुरू नहीं कर पाता। उसके सामने अगर
जेएमबीडी जैसा अपॉर्चुनिटी भी आती, मौका भी आता है, तो उसको यही होता है कि ये अपनी टोपी दूसरे के सर रखने वाला सिस्टम है, एक दूसरे जोड़ने वाला सिस्टम है, नेटवर्क बनाने वाला सिस्टम, यही समझ के उसको ठुकरा देता है। वहीं जब कोई एक समझदार व्यक्ति जो इस चीज को समझता है, वो भी तड़प रहा है इस सारे सिस्टम में कम पैसे में, लेकिन वो उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेता है, तो वही व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, एक अच्छा मौका भुना लेता है। जैसे अपने सिस्टम में ही आजाद जी कहते ही हैं कि उनके साथ कई सारे लोगों ने बिजनेस शुरू किया, लेकिन कोई कोई कहाँ है और वो कहाँ है। तो ये होता है, अपॉर्चुनिटी मेन है, और ये बार बार आती नहीं है, इसको समझना पड़ता है, इसको पकड़ना पड़ता है। तो ये इससे जो मेढक वाली कहानी है, यही हमें सीख देती है कि जो हमारे पास कोई मौका आता है, तो उसको हमें पकड़ना चाहिए, समझना चाहिए, ना कि उसको हमें ठुकरा देना चाहिए। क्योंकि सारे लोग एडजस्ट करने में ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं, उनके कोई सपने पूरे नहीं होते, न बच्चों के सपने पूरे होते, न उनके खुद के सपने पूरे होते हैं कि कहीं घूमने जाएं, कोई अपना मकान हो, कोई अच्छी गाड़ी हो, तमाम सारे सपने सभी के होते हैं, लेकिन वो एडजस्ट करने के चक्कर में ही परेशान रहते हैं। जैसे मेढक अपने को एडजस्ट कर रहा था पानी में, जैसे कुएं का मेढक, कुआं वाली बात कहावत भी कही जाती है, कुआं वो बाहर निकलना नहीं चाहता, कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता, वैसे ही कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है, 10,000 पा रहा, 15,000 पा रहा, वो अलग से एफर्ट लगाना नहीं चाहता, अलग से कुछ सीखना नहीं चाहता, बस उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। आज इससे ले लो, इसको चुका दो, उससे ले लो, उसको चुका दो, इसी तारतम्य में लगा रहता है। तो मित्रों, ये एक कहानी थी। एक और कहानी इसी तरह की है कि अ, एक गांव में एक राम जी का मंदिर था। वहां पे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी की, हनुमान जी की प्रतिमाएं लगी हुई थी। उसमें एक पुजारी जी थे, और वो अपनी सेवा में लगे रहते थे, भगवान की सेवा में, उनको श्रृंगार, पूजा अर्चना, आरती, प्रसाद वितरण, इस सब में वो अपना लगे रहते थे। ये क्रम चलता रहा, चलता रहा। काफी दिनों बाद गांव में एक चर्चा हुई, कहीं से निकल के आई। पुजारी जी ने किसी को बताया होगा कि उनको हनुमान जी के दर्शन हुए हैं, साक्षात दर्शन हुए हैं। तो लोगों ने ये बात धीरे धीरे करते करते गांव में फैल गई, गांव से दूसरे गांव में फैल गई। तो जब ये बहुत ज्यादा चर्चा फैल गई, तो जो कुछ जागरूक ग्रामीण थे, जो उत्सुकता थे, तो उन्होंने पुजारी के पास जाकर पूछा कि पुजारी जी, ये आपने सुना है कि हनुमान जी के दर्शन हुए हैं आपको? तो उन्होंने कहा, हाँ हुए हैं, होते हैं। तो कहें, हम भी दर्शन करना चाहते हैं हनुमान जी के। तो पुजारी जी ने कहा कि हाँ, दर्शन हो जाएंगे, लेकिन एक उपाय करना पड़ेगा आप लोगों को। तो लोगों ने पूछा, क्या उपाय है? उन्होंने कहा कि एक उपाय ये है कि राम कथा का आयोजन करना पड़ेगा। तो चूंकि हम लोग सभी जानते हैं कि जहाँ जहाँ राम कथा होती, वहाँ हनुमान जी विराजमान रहते हैं, ये उनको आशीर्वाद प्राप्त है भगवान से कि जहाँ जहाँ कथा होगी, वहाँ वहाँ मैं उसको सुनने पहुंचूंगा। तो लोगों ने कहा, ठीक है। इस पे सबने विचार किया, और फिर चंदा इकट्ठा करके अपना राम कथा का एक दिन निश्चित किया, उसमें कथा शुरू हुई। कथा शुरू हुई, कथा पूरी हुई। पूरी होने से पहले ही वहीं जहाँ पे आयोजन था, उसी के पास एक पेड़ था, उसके पास कुछ कोढ़ी टाइप के लोग, जो जिनके कोढ़ हो जाता है, वो दो तीन लोग आके बैठ गए। उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था जिसको बहुत ज्यादा कोढ़ था, कि लोग देख नहीं पा रहे थे, बहुत ज्यादा विभत्स सा उसका रूप था। तो अब आरती हो गई, जब कराम कथा पूरी हुई, आरती हो गई, प्रसाद वितरण का नंबर आया, तो पुजारी जी तो समझ गए थे कि वो हनुमान जी का रूप है, उन्होंने रूप बना के आए हैं। और उन्होंने प्रसाद देने की उनको कोशिश की, तो ग्रामीणों ने रोक दिया कि भाई, पहले प्रसाद, ये जो ग्रामीणों ने आयोजन करा है, उनको प्रसाद वितरण करो, उनको जो बचेगा तो दे देना, नहीं बचेगा तो नहीं सही। तो अब भाई, आयोजन करता थे ग्रामीण, तो पुजारी जी भी रुक गए। भाई, प्रसाद वितरण हुआ,
अपना सब चले गए, घरों को चले गए। और हनुमान जी के दर्शन वाली बात भूल गए। अगले दिन फिर आए वो ग्रामीण, फिर से आए जिन्होंने ये प्रश्न किया था कि हमें दर्शन चाहिए हनुमान जी के। तो पूछा कि भाई आपने कथा तो करा दी लेकिन हनुमान जी के दर्शन नहीं कराए। तो पुजारी जी ने कहा कि भाई आप लोग पहचान ही नहीं पाए हनुमान जी को। हनुमान जी तो वही थे जो जिनको आपने प्रसाद देने से मना करा दिया था। तो कहने का तात्पर्य ये है इस कहानी से, यही है कि चाहे भगवान हो, चाहे कोई दूसरा मौका हो, नौकरी चाकरी का मौका हो, चाहे कोई बिजनेस का मौका हो, भगवान कोई आपके सामने शंख चक्र गदा लेकर या बांसुरी लेकर या कोई त्रिशूल लेकर नहीं प्रकट हो जाएंगे। वो किसी न किसी रूप में आएंगे, किसी ग्रामीण के रूप में आएंगे, किसी रूप में आ जाएंगे। वो आपकी मदद करना चाहेंगे। बस ये है कि आपको पहचानने की जरूरत है, उसको पकड़ने की जरूरत है। वो हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं, हम तो तिरस्कृत कर देते हैं ऐसे लोगों को। आते हैं जाओ जाओ, बहुत सारे जगहों पे देखता हूँ कि आते हैं लोग भीख मांगने, उनको तिरस्कृत कर देते हैं, भगा देते हैं। तो ऐसे ही जो ये मौका होता है बिजनेस का, नौकरी का, अपॉर्चुनिटी का, ये भी हमें आसानी से नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन हमें उसको पहचानने की जरूरत होती है, हमें उसको पहचानने की आंखें होनी चाहिए, हमें व्यापार की दृष्टि होनी चाहिए। अब क्या है कि भाई हम लोग बिजनेस लेके जाते हैं, किसी को समझाते हैं, लेकिन क्या वही बात आ जाती है, कई लोग ऐसा कह देते हैं कि भाई ये तो जोड़ने जुड़ाने का मामला है, ये तो बहुत सारी कंपनियां हम कर चुके हैं। ऐसे सारे उदाहरण बताते हैं। हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग समझ भी जाते हैं, बहुत लोग नहीं समझते हैं। बस ये हम लोगों को कहा जाता, समझाया जाता है कि भाई इसका एक रेशियो आता है, 100 में 10 लोग आते हैं। तो भाई ठीक है। तो भाई 10 लोग आते हैं, अगर 10 में 10 लोग एक्टिव हो जाएं तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन 10 के 10 एक्टिव भी नहीं होते, जुड़ जाते हैं, किट लेके बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो बस यही है कि वही जो पारखी दृष्टि होती है कि भाई इस बिजनेस को हम करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वो पारखी दृष्टि होती नहीं, जब तक उनकी समझ में चीजें आती हैं तब तक समय निकल जाता है, फिर वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि समय तो लौट के आता नहीं है। अब ऐसे ही क्या है, जैसे क्रिकेट में ही है। अब बॉल आती है, बॉलर फेंकता है, उसमें छक्का भी लग जाता है, चौका भी लग जाता है। अगर उसने बल्लेबाज ने बॉल को परख लिया तो उसने छक्का जड़ दिया, चौका जड़ दिया, या एक ही रन बना लिया। बहुत सारे लोग एक रन बनाने वाले हैं अपने भाई टीम में भी। तो जब 10 लोग आते हैं उसमें भाई कुछ लोग एक रन बनाने वाले हैं, कुछ लोग खड़े ही रहते हैं, जीरो ही पे ही टिके रहते हैं, बस खाली टुक्क से मार देंगे। तो सारी बातें हैं उसी में। बहुत सारे लोग हिट विकेट भी हो जाते हैं, पीछे ही बल पैर लगा देते हैं, विकेट में ही लग जाती है, कैच आउट भी हो जाते हैं, स्टंप आउट हो जाते हैं। तो तमाम सारी बातें हैं, एक बाल होती है लेकिन उसके तमाम प्रारूप हैं। बस समझने की बात है कि हम उसको कैसे लेते हैं, कैसे परखते हैं। चाहे हम हिट विकेट हो जाएं, चाहे हम कैच आउट हो जाएं, चाहे हम उसमें छक्का मार दें, विजयी रन बना लें। तो ये तमाम सारी बातें हैं। तो अपॉर्चुनिटी जो है क्रिकेट में भी वैसे ही है, उसी तरह से हमें जेएमबीडी में भी जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, जो मौका मिला है, इसको गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिला है, बस समझने की बात है। कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, देर से समझते हैं। तो आज हमारे बीच संभवतः विनोद अवस्थी जी हैं। हाँ, विनोद अवस्थी जी कुछ बात कहना चाहेंगे। उनको मैं उनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। और विनोद जी आप अपनी बातें रखिए। हेलो।
जी। आवाज आ रही है आपकी। नहीं, ठीक है। हाँ, थोड़ा धीमी आवाज है आपकी। ठीक है, हम तेज बोलेंगे। हाँ। तो और हमारे सभी जयमेरी के साथियों को जय जयमेरी, जय जय जयमेरी। आपकी जय जय मीटिंग सुन एमबीडी। आपकी मीटिंग सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा। ये सच है कि जब कर्म नहीं करोगे तो आप कोड़ियों की तरह बैठे रहे। अगर कर्म करना जानते हो तो मन में उत्सुकता है कि हमें कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ हमें अपने लिए करना है, कुछ अपने परिवार के लिए करना है, अपनों के लिए करना है, तो आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा, धक्के मारने ही पड़ेंगे। और नहीं तो फिर भैया हार के अपना मुंह लटका के चले। ये बातें बड़ी अच्छी लगी आपकी। भगवान को पहचानने के लिए आपके अंदर मंथन होना चाहिए, आपके अंदर आत्मशक्ति होनी चाहिए, आत्मभक्ति होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। ये मेरी एक ऐसा महासागर है जिसके पास आ गए हो, अब इसमें डुबकी लगाने वाले वो इसके रतन ढूंढ लेंगे। और जो किनारे बैठा देख रहा कि लहरें आ रही, कहीं डूब गए तो हम मर गए, तो कह रहे भाई लहरों को देखते रहो, लहरें गिनते रहो। उन मड़ियों में, उन मोतियों में नहीं पहुंच पाएगी। इसमें बहुत हीरे मोती जवाहरात भरे हुए हैं। मेन है कि आपको जमीरी के साथ जुड़ना है, मन लगा के जुड़ना है, और इस पर आपको पूरा फोकस करना है कि नहीं हम जमीरी से बनेंगे। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट हीरा नहीं कहेंगे, हम तो करा कोहिनूर प्रोडक्ट जमीरी। बस अब हो सकता है कि लगभग साल हो रहा हो। अगला भी हम गए थे, अगला मीटिंग में थे, अगला टूर हमको मिला था। और आने वाला गोवा टूर जो है, इसमें भी हम लगभग कदम बिल्कुल उठा के आखिरी कदम हमारा रखने की देरी है। इसमें सहयोग हमारे रुद्र मिश्रा जी का, हमारे पंकज जी का, ये बहुत ही बड़ा सहयोग है, जिससे कि मैं अपने लखनऊ शहर में ही जज हों, सेक्रेटरी हों, मंत्री हों, सेक्रेटरी हों, ये हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं और तारीफ करते हैं। अभी 2 दिन पहले जज साहब ने एक दवा मंगाई थी, इस समय सीतापुर में पोस्टेड है। बात सुन रहे ना हमारी मिश्रा जी? हाँ हाँ, आ रही, आवाज आ रही। सीतापुर में पोस्टेड है जज साहब, किसी मजिस्ट्रेट है। तो उन्होंने दवा मंगाई और कहा उसके लिए तो है दवा से, लेकिन बंद कर दिया तो फिर फिर वही पोजीशन हो गई। हम कहा सर ऐसा है, तकलीफ आपको है 5 साल की, तो सोच रहे हैं कि 5 झटकन पी लिया बस हम ठीक हो गए। तो इसके लिए सर भाई वो भी जगह है, उसे ज्यादा तर्क भी करना ठीक नहीं है। तो हम कहा सर इसके लिए कुछ तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ दिन इसको चलाइए। कल की गोल दिया था भैया, पट पटनी दोनों फिर शुरू हो गए। परसों तो हमसे 2 बोतल मंगा, मेरे पास थी भी नहीं, तो मैंने मिश्रा जी को फोन किया, हमका भैया लाके दो, जैसे कि आगे बढ़े। तो प्रोडक्ट तो बेजोड़ है, मार्केट में कोई आयुर्वेद उसके टक्कर में है। हमारे पास बहुत कंपनियां समझा आई, धनवंतरी का हमने सेल किया, हमने इस समय सर्वसी वाले बहुत दौड़ा कर रहे हैं, श्री सी वाले दौड़ा कर रहे हैं, लेकिन सबका एक एक प्रोडक्ट लेके मैंने इस्तेमाल कराया और रिजल्ट जीरो। जेएमबीडी के प्रोडक्ट हमारे जो बताया वो सच में कोई नहीं, जिसको दिया वो पलट के कहने आया भैया हम बहुत पुराने मरीज थे, लेकिन आज एक डिब्बी खा के हम ठीक हो गए, एक और दे दो। तो हम यही मना करते हैं, ये कैंटीन नहीं खाना, इसको कंटिन्यू खाने की जरूरत नहीं, कंटिन्यू अगर खा लिया दवा किस बात। एक डिब्बी आपने खाया, एक डिब्बी आप ले जाइए, 15 दिन खाइए, 15 दिन बाद रख लें। बोले नहीं भैया हम इसको साल भर खाए, हम ना कोई जरूरत। उसका मैं किस्सा भी बता दूं। एक शैलेन गुप्ता जी, उनको 12 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम थी। है मेरे पास धनवंतरी का पाइल्स पाइल्स रिलीफ एक आता है, तो वही मांगे हमसे, हम तो लिए वो 650 का है, 700 में दिया। तो बोल रहे कि हम इसी को इस्तेमाल कर रहे थे, हम बता दे रहे थे, बताए बोले 700 का देता था, हम 700 के लिए 50 रुपये बचा।
लेके गए और अपनी गाड़ी के पास से गए, फिर लौटा। बोले सर ये बताइए कि इसको हम कुछ सालों से खा रहा है, लेकिन हमको बस फायदा है, लेकिन बीमारी नहीं जा रही। तो उनका ऐसा है कि भाई हम ज्यादा तो तारीफ नहीं करेंगे, प्रोडक्ट है जेएमबीडी का, इसको ले जाओ, इस्तेमाल करके देखो, फिर बताओ। ले गए जनाब गुप्ता जी हमारे, एक डिब्बी खाए, दूसरी जब खत्म होने लगी तो दूसरी के लिए तुरंत दौड़ के आए, बोले भैया वो तो हमें लगता है कि हमें प्राइस कभी थी ही नहीं। मतलब इतना खुश था वो, बोले हमको लग रहा है कि हमें कभी प्राइस थी ही नहीं, तो इसको अब लगातार खाएंगे हम। बोलना एक डिब्बी ले गए हो, एक और ले जाओ, पर ज्यादा नहीं खाना। और अपनी वो बीमारी चली गई। इसको पलट के आना पड़ेगा हमारे एलोवेरा, जिससे आपकी सेल्स जो है बराबर कंटिन्यू काम करने लगेंगी। एलोवेरा हमारा जो है ये फुल बॉडी डिटॉक्सिफाई करता है। शरीर में जितने हमारी सेल्स चल रहे हैं, हमारी जितनी भी नसें चल रही हैं, उन सब में पहुंच के ये उनको एक्टिवेट करता है। ये हमने अध्ययन किया है इसको। हमने कम से कम कुल नहीं तो 100 बॉटल एलोवेरा बेच डाला होगा। दूसरा जी आप इस बात की दवा, कल की गोल्ड निकाला, वंडर लाइफ निकाला, पेशन गोल्ड निकाला। तो ईश्वर की कृपा से जेएमबीटी की डिमांड खूब है हमारे यहाँ से, और हम उसका अच्छा फायदा पा रहे हैं, एमआरपी पे भी और कंपनी से भी। और साथ में उन लोगों से भी फायदा पा रहे हैं जो सेवन करने के बाद एक पॉजिटिव रिजल्ट देने आते हैं, खुद आते हैं, बुलाता नहीं है, खुद आके बताते हैं, और हमारे उन प्रोडक्टों को आगे और प्रमोट कराने में हमारी मदद करते हैं। इससे हम उम्मीद है कि शायद हम 30-40 हजार महीने के प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, केवल जेएमबीडी। और जेएमबीडी पे ही हमारा फोकस है। जेएमबीडी के लिए हम जुड़े हैं तो अब हमेशा जुड़ेंगे, और जेएमबीडी ही अब हमारी दुकान पर रहेगी। और इसके लिए थोड़ी सी दिक्कत आई थी, हमने शुरुआत किया था अंकल सर के साथ, मिश्रा जी के साथ, फील्ड में भी गए, बड़ा प्रयास किया, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आई, लेकिन बीच में थोड़ा ग्रहण आ गया, जिस वजह से हम फील्ड में अभी नहीं निकल पाए। वो मौका हम दिसंबर से फिर शुरू हो जाएगा। दिसंबर बाद हम फिर फील्ड में जाएंगे, फील्ड से भी हम कमा के आएंगे और जेएमबीडी का विस्तार करेंगे। तो यही हमारी इतनी इच्छा थी मिश्रा जी बोलने की। बाकी फिर अगली मीटिंग में और बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुभकामनाएं कि आपने गोवा टूर का फाइनल कर लिया, संकल्प कर लिया। बहुत बहुत बधाई आपको। और पंकज जी का सहयोग है, हर समय हर क्षण एक मार्गदर्शन मिलता है कि अगर किसी पेशेंट की कोई प्रॉब्लम है, मैंने अगर फोन किया पंकज जी को, तो उन्होंने तुरंत उसका अल्टरनेट बताया कि ये चीज देना। तो हमको ये अच्छा लगता है कि जैसे लग रहा है कि हम पीछे से एक डॉक्टर बन गए। हमको भी ये प्रोडक्ट देने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ही जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। हमारे साथी जो इसमें जुड़े हुए हैं, मीटिंग में सुन रहे होंगे हमको, मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ अपनी तरफ, क्योंकि वो तो खुद अपना समझ रहे हैं कि 110% हमारा सोना जो है, सारा सोना जेएमबीडी का हर प्रोडक्ट। इसलिए हम जेएमबीडी को बहुत बहुत मतलब अपना रोजगार नहीं कहेंगे, ये तो लाभ दे रहा है, रोजी रोटी दे रहा है, और हमारे साथियों को दे रहा है। उनसे जुड़े पेशेंट हो, चाहे वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हो जो आगे प्रमोट कर रहे हैं, वो भी लाभ। ठीक है सर जी, जय जेएमबीडी। जय जेएमबीडी, जय जेएमबीडी। थैंक यू। तो ये थे विनोद अवस्थी जी, लखनऊ से हमारे मित्र, बहुत पुराने मित्र, 1980 से हमारे साथी रहे हैं। और बीच में थोड़ा अलगाव इसलिए रहा कि अलग अलग कंपनियों में काम करने लगे, फिर दूरी हो गई, फिर मिलाए, और फिर एक साथ हम लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आज जो उन्होंने घोषणा की गोवा टूर के लिए कि बस कदम रखना बाकी, वो कदम किसी भी दिन जाके पूरा हो जाएगा। कुछ प्रोडक्ट उनको पूरा करने लेके अपना पूरा हो जाएगा उनका गोवा टूर। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो उन्होंने कहा कि वो
एक अच्छा खासा प्रोडक्ट सेल करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा माध्यम मिला हुआ, उसके माध्यम से एक अच्छी उनकी एक पकड़ बनी हुई है अच्छे लोगों में, जैसे जजेज हैं, और कई सारे अच्छे अच्छे सेक्रेटरिएट के लोग हैं, सारे अच्छे लोग हैं जहाँ पे उनके प्रोडक्ट देते हैं विनोद जी, बहुत अच्छे अच्छे लोग जाते हैं, उसके माध्यम से एक नेटवर्क बढ़ रहा है, और लोग परचेजिंग कर रहे हैं, लेकिन एक नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इसमें हमें निश्चित रूप से विश्वास है। और 40-45 हजार का ये प्रोडक्ट वो खुद ही निकाल देते हैं अकेले दम पे, बगैर उसके। तो ये बहुत बड़ी बात है, और गोवा टूर के साथ ही वो आगे जो भी टूर होंगे उनको सबको अचीव करेंगे, और एक अच्छा नेटवर्क भी स्थापित होगा, और अच्छी टीम भी वो खड़ा करेंगे। उनको हमारी तरफ से पुनः हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और मित्रों, 2-4 मिनट अभी बचे हुए हैं, तो इस समय हमें बस यही बात कहनी है कि हमें अपने जो फोकस्ड रहना चाहिए अपने उद्देश्य पे, अपने संकल्प पे, अपने गोल पे हमें संकल्पित रहना होगा, तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे। अगर हम उससे भटकाव करेंगे, इधर उधर जाएंगे, तो हम उसको कदापि नहीं अचीव कर पाएंगे, क्योंकि जब भटकाव हो जाता है तो फिर लक्ष्य मिलता नहीं है, फिर उसके लिए हमें लाख प्रयास करें, फिर हम पिछड़ जाते हैं। तो हमें अपने, जैसे कि रमेश जी बताते हैं, हमें अपनी लिस्टों पे निरंतर प्रयास करना चाहिए, अपनी लिस्टें लगातार उनको रिन्यू करना चाहिए, उन पे लगातार बात करनी चाहिए, उनका फॉलोअप निश्चित समय पे करते रहना चाहिए। और प्लान जो है लगातार दिखाने की बात आती है कि जब तक हम लोग 10 लोगों से, 20 लोगों से, 15 लोगों से, जितना अधिक से अधिक लोगों से हम संपर्क कर सकें, प्लान दिखा सकें, तभी हम उस पे आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि लिस्ट हमें रोज नई दिशा देती है। हम पुरानी लिस्टों पे कब तक काम करेंगे, नई लिस्टें हमें खोजनी ही पड़ेंगी। कुछ दिन पंकज सर ने भी हमें प्रेरित किया नई लिस्टों के बारे में, हमने भी कुछ नई लिस्टों पे काम शुरू किया है, बात की है, लखनऊ में भी कई सारे लोगों से, नए लोगों से बात की है, और सीतापुर में कुछ एक और जगहों पे लोगों से बात हुई है। और निश्चित ही जब सीनियर एक प्रेरणा देता है, तो उसका एक लाभ मिलता है, जब वो प्रेरित करता है तो हम उसके प्रति आगे बढ़ते हैं, काम आगे बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से हमें भी सफलता मिलेगी। और सीतापुर कल हम लोग जा ही रहे हैं, भी पिछले दिनों भी पंकज सर के साथ सीतापुर गए थे, अच्छा काम हुआ, वहां पे कुछ लोगों से बात हुई है, और सीतापुर पे ही अभी फोकस है हमारा, चूंकि पास का जिला है, हम लोग आसानी से आ जा सकते हैं। और वहाँ पे चूंकि हमारी बैकग्राउंड भी रही, वहाँ पे हमने काम भी किया है, बहुत सारे साथी भी हैं। पहले हमने श्रावस्ती को फोकस किया था, लेकिन वहाँ उतनी सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन अब सीतापुर पे फोकस है, और यहाँ पे निश्चित रूप से धीरे धीरे यहाँ पे परसेंटेज सफलता का बढ़ रहा है, टीम बढ़ रही है। जैसे वहाँ अनुराग जी हैं, उन्होंने काफी अच्छा प्रयास किया, वहां से कुछ टीमें निकल रही, कुछ लिस्टें निकल रही हैं, और अच्छा काम हो रहा है। और इन्हीं बातों के साथ हम सभी गोवा टूर अचीवरों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और सभी के उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। सभी को जय जय मीडी, नमस्कार, शुभ रात्रि।